नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। जी हां, जानने का हक यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां पिछले करीब 8 साल से हम लगातार सूचना के अधिकार की बात कर रहे हैं, आपके हक की बात कर रहे हैं। आज अपने हक और हकूक की बात करना, खुलकर बात करना संभव है, पर कल्पना कीजिए आज से 65 साल पहले हिंदुस्तान में अपने हक की बात करना गुनाह था, क्योंकि तब हम गुलाम थे। लेकिन क्रांतिकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद देश को आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली, लेकिन दुर्भाग्य से गरीबी, भूख और भ्रष्टाचार की जंजीरें हमें आज भी जकड़े हुए हैं। आजादी के बाद भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना यह है कि अगर भ्रष्टाचार से हिंदुस्तान जंग जीत ले तो हम गरीबी और भूख से भी आजाद हो जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस सही मौका है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का और भ्रष्टाचार से संघर्ष शुरू करने का, क्योंकि यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज जानने का हक में हम आपको ऐसे ही आम लोगों की कहानियां दिखा रहे हैं जिन्होंने राशन, पेंशन जैसी तमाम योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रिश्वत नहीं दी, बल्कि सूचना के अधिकार का सहारा लिया और सूचना के अधिकार से कैसे अपना हक हासिल किया, यही हम आपको दिखाएंगे आज जानने का हक में। साल देश की आजादी के, लोकतंत्र की मजबूती की, विकास के सफर की और बढ़ते भ्रष्टाचार की। लाल फीताशाही और नौकरशाही की गोद में बैठे भ्रष्टाचार की इन 8 सालों में कमर धीरे धीरे टूट रही है। भ्रष्टाचार पर भारी पड़ रहा है सूचना का अधिकार। छोटा, मझोला, बड़ा मामला कोई भी हो, सूचना का अधिकार से सारे खुलासे हुए। आम आदमी का मजबूत हथियार सूचना का अधिकार। ये है मेहरुनिसा। दिल्ली की गरीब बस्ती में रहती है। दिल्ली सरकार की लाडली योजना में अपनी लाडली बेटी गुड़िया का रजिस्ट्रेशन कराया। लाडली योजना के तहत दिल्ली सरकार शिक्षा के लिए बेटी को 1 लाख रुपए देती है। पर सवाल, सरकार तो ऐसी बहुत सी योजनाएं बनाती रहती है, पर आम इंसान को इसका फायदा नहीं मिल पाता। लड़की के लाडली योजना भरेंगे, 12वीं करेगी तो उसके 1 लाख रुपया मिलेगा, इस वजह से हम लाडली योजना भरें। सरकारी अधिकारियों के चक्कर में बेचारी मेहरुनिसा चक्कर ही लगाती रही। मेहरुनिसा से विभाग में बैठे अधिकारियों ने रिश्वत की मांग की, पर मेहरुनिसा ने रिश्वत देने से मना कर दिया और सहारा लिया सूचना का अधिकार कानून का। मेहरुनिसा के हौसले से और आरटीआई की ताकत से उनकी लाडली बेटी के रजिस्ट्रेशन के कागज वापस आ गए। मेहरुनिसा खुश है कि उनकी बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। यह कहानी सिर्फ मेहरुनिसा की नहीं थी। देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहती हैं, लेकिन सरकारी विभागों में बैठे जो अधिकारी हैं वो इतने उदासीन हो गए हैं कि वो अपने कर्तव्य से मुख मोड़ चुके हैं। देश भले ही आज़ादी की खुशियों में मग्न हो, लेकिन पारदर्शिता को लेकर संघर्ष आज भी जारी है। सरकार ने पेंशन योजना की शुरुआत की, लेकिन इस पूरी पेंशन योजना में भ्रष्टाचार का ऐसा दिमाग लगा जिसे अब सूचना का अधिकार कानून धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि भ्रष्टाचार पर कैसे भारी पड़ा सूचना का अधिकार। पेंशन योजना में फैले भ्रष्टाचार को लेकर सूचना का अधिकार एक कारगर हथियार साबित हो रहा है। देश के कोने कोने से पेंशन में अनियमितताओं को लेकर शिकायतें आती रही हैं। पेंशन न मिलना, पेंशन का रुक जाना, अपात्रों को पेंशन देना, ऐसी ही भ्रष्टाचार की जड़ों में ये योजना दम तोड़ रही है। दिल्ली के रहने वाले घनश्याम भी अपनी मां की रुकी पेंशन को लेकर परेशान थे। मां की पेंशन कई महीनों से नहीं आई थी। पेंशन से घर का खर्चा चलाने में मदद मिलती थी। घनश्याम ने कई जगह शिकायत की, पर दुत्कार के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर थक हार के सूचना का अधिकार कानून के तहत मां की रुकी पेंशन को लेकर सवाल पूछ लिए। जवाब तो नहीं आया, पर अगले महीने ही महीनों से रुकी पेंशन घर आ गई।
ये थी सच्चे मायने में आजादी। आजादी भ्रष्टाचार से, और इसका हथियार था सूचना का अधिकार। देश को आजाद हुए 66 साल हो गए हैं और सूचना का अधिकार कानून को 8 साल होने वाले हैं। वैसे सूचना का अधिकार कानून भ्रष्टाचार की कमर धीरे धीरे तोड़ रहा है। लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, वो वैसे वैसे अपने हक और अधिकारों के लिए आगे आ रहे हैं। एक ऐसा ही किस्सा है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक छोटे से गांव का, जहां के लोगों के लिए 2 वक्त का राशन जुटा पाना भी किसी संघर्ष से कम नहीं था। लेकिन पूरे गांव ने सूचना का अधिकार की मदद से जो उनके हक और अधिकारों पे जो भ्रष्टाचार लिपटा था, उससे कैसे आजादी पाई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस सवाल का जवाब किसी के पास है कि भूख से भ्रष्टाचार बढ़ा या भ्रष्टाचार से भुखमरी बढ़ी? वजह और उपाय क्या? कहीं भ्रष्टाचार ने ही सूचना का अधिकार को तो जन्म नहीं दिया? आज भी सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेना गरीबों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ये है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का एक छोटा सा गांव। यहाँ लोगों के पास राशन कार्ड है, पर उससे राशन नहीं मिल पाता था। इनके हिस्से का राशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। कम जमीन, रोजगार के साधन नहीं, इसलिए खुद और बच्चों का पेट भरने के लिए सरकारी राशन की दुकानें ही सबसे बड़ी सहारा थी। ये राशन कार्ड लेकर जाते, पर राशन नहीं मिलता। कोटेदार से शिकायत की, ग्राम प्रधान से की, जिले में शिकायत की, पर कुछ नहीं हुआ। भूख से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। लोग अपराध की शरण ले रहे थे। बच्चे भूखे रहते तो घर उनकी रोने की आवाज से दर्दमय हो जाता। बच्चों की आंखों में भूख के आंसू और माता पिता की आंख में बेबसी के आंसू। पर करे तो क्या करे? फिर इन गांव वालों ने मिलकर सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन कर दिया। फिर क्या था, आप खुद ही सुन लीजिए। हम लोग जन सूचना अधिकार नियम चालू किए, उसके बाद अकाउंट रजिस्ट्री किए तहसील में। तहसीलदार ने वहाँ से जवाब दिया कि इस मांगने का अधिकार आपको नहीं है। उसके बाद वहाँ से राज्य सूचना यानी लखनऊ भेजा गया। लखनऊ से आया, तब जाके इनके पे बदलाव आया थोड़ा बहुत। उसके बाद ये बुला के खुद आए घर पे आए, बुला के कहे कि आप ऐसा है, आपका गल्ला आया है, राशन ले जाओ। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में 2 खास मेहमान हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ अशोक हैं। अशोक एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। झुग्गी बस्ती में, स्लम बस्ती में आम लोगों को आरटीआई कैसे लगानी है ये बताते हैं, और आम लोग कैसे अपना हक हासिल कर सकते हैं बगैर रिश्वत दिए ये बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका यहाँ आने के लिए। और हमारे साथ दूसरी मेहमान पुष्पा जी हैं। पुष्पा जी भी दिल्ली की झुग्गी बस्ती में, स्लम बस्ती में रहती हैं, और इन्होंने अपना हक कैसे आरटीआई से हासिल किया बगैर रिश्वत दिए, बगैर एक भी पैसा दिए, ये हम इनके मुंह से भी सुनेंगे। मैं अशोक जी सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है आज, जबकि हम सभी ये बात करते हैं कि देश में भ्रष्टाचार बहुत है और कदम कदम पे आम आदमी को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, आप इतने समय से लोगों को बता रहे हैं कि आरटीआई लगाइए, अपना हक हासिल कीजिए, आपको लगता है संभव है रिश्वत की जगह अगर हम आरटीआई का इस्तेमाल करें तो काम होता है? दरअसल क्या आरटीआई एक ऐसा कानून है, आप आरटीआई लगाते हो तो आपको जानकारी मिलती है, लेकिन उससे काम नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा सवाल बनाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं कि उसमें जो हमारे अधिकारी होते हैं, ताकि वो अधिकारी उसके अंदर, उस सवाल के अंदर फंसे और उनका काम करें। यानी जो काम कहीं नहीं हो रहा है और अगर कोई अधिकारी जो काम करने के लिए जिम्मेदार है, आप उसको सीधा सीधा एक तरह से इस लापरवाही का जिम्मेदार ठहराते ताकि काम हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि उस सवाल में ही हम पूछ लेते हैं उस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है, उस अधिकारी को कितने समय में वो काम करना चाहिए था। और दूसरा, पहले तो हमें पता नहीं होता था कि कौन अधिकारी क्या काम करता है, लेकिन अब हम सभी, कोई भी हम लोग योजना या कोई भी हम लोग अपना अधिकार ले रहे हैं आरटीआई से, तो हम सीधा सबसे पहले यही पूछते हैं कि कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां, उसको ये काम कितने समय में करना चाहिए था। हमने आपको बहुत सी स्टोरीज दिखाई, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि स्कूल में एडमिशन को लेकर, जाति प्रमाण पत्र को लेकर छोटी छोटी चीजें हैं जो आम आदमी का हक है, लेकिन ये हक भी आम आदमी को नहीं मिलता।
क्योंकि इस पर कुंडली मारकर कोई बाबू, कोई अफसर, कोई चपरासी बैठ जाता है और तभी बात आती है कि आप सुविधा शुल्क दीजिए, उसके बाद आपका काम होगा। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें आम आदमी को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन वो हक नहीं मिलता। और अगर हक नहीं मिलता तो आरटीआई कैसे उनको उसका हक दिला सकता है, ये हम आपको दिखाते हैं हमारी अगली स्टोरी, जो हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की है। क्यों बड़े बड़े सपने देखने का हक सिर्फ अमीरजादों को है? क्या गरीब के सपनों को पंख कभी भी नहीं लगेंगे? अब तक तो ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देश में सूचना का अधिकार है। आरटीआई ने आजाद भारत में आम आदमी को आसमान में उड़ने का हौसला दिया है। पुष्पा बीपीएल कार्ड धारक है, लेकिन सपना देखा बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े, पर जितना बड़ा प्राइवेट स्कूल उतनी बड़े डोनेशन की रकम। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में कुछ सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित है, पर ऐसे बच्चों को एडमिशन देता कौन है? पुष्पा ने हक के लिए आरटीआई लगाई और स्कूल को एडमिशन देने के लिए मजबूर कर दिया। आरटीआई एक ऐसी ताकत है कि मुझे इतना अच्छा स्कूल मिला, मेरे बच्चे को एडमिशन भी हो गया, और दूसरी बात है कि अब मेरे बच्चे से कोई बिहेव नहीं करते, अच्छा पढ़ाते, कोई टीचर्स बिहेव नहीं करती है। विक्रम अब पायलट बनकर आसमान छू लेना चाहता है। आज़ादी के 65वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं हम 15 अगस्त को, लेकिन आज़ाद भारत में गरीब विक्रम जैसे बच्चे अगर आसमान में उड़ने का हौसला जुटा पा रहे हैं तो इसका श्रेय आरटीआई को ही जाता है। अगर बीपीएल कार्डधारी पुष्पा, जो बेहद गरीब है, अगर बड़े निजी स्कूलों में एडमिशन, बच्चों को पढ़ाने का सपना, ख्वाब देख रही है, तो इसके पीछे जो उसके सपने सच कर रहे हैं वो सूचना के अधिकार कानून है। लेकिन पुष्पा ऐसी अकेली मां नहीं है जिन्होंने बड़े स्कूलों में सपने देखे बच्चों को पढ़ाने के लिए। माया एक ऐसी ही मां है जो सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल की, रिश्वत नहीं दी। जाति प्रमाण पत्र चाहिए था माया देवी को, लेकिन वो चक्कर पे चक्कर काटती रही अधिकारियों के, उनके ऑफिसों के, लेकिन उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला। और जब आरटीआई लगाई तो उसके अगले ही दिन उन्हें जाति प्रमाण पत्र मिल गया। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बच्चों की स्कूल फीस जुटाना माया के लिए मुश्किल हो रहा था। स्कूल ने माया की मदद करने के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा, ताकि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए केंद्रीय योजनाओं के तहत बच्चों की फीस माफ कर उन्हें वजीफा दिया जा सके। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अफसरों ने मांगी रिश्वत, पर माया ने लगा दी आरटीआई। जो जाति प्रमाण पत्र है 1 महीने में बनना चाहिए, लेकिन 1 महीने में नहीं बना। फिर उसके 3 महीने बाद हमने सूचना के अधिकार पे एक अर्जी डाली। अर्जी का जवाब आया कि तुम अपने बच्चों का है जो जाति प्रमाण पत्र तुम्हारा बन के तैयार हो गया, आप ले जाइए। आज़ाद भारत में गरीबों की सुनवाई कहीं नहीं है, ये सभी कहते हैं, लेकिन सूचना के अधिकार कानून गरीबों को एक नया आवाज दिया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक इंदिरा आवास योजना, इसके तहत गरीबों को बसाया जाना था, उन्हें आवास मुहैया कराना था, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने उस पर गहरी निगाह रखी और गरीबों से भी पैसे की मांग की। लेकिन गरीबों ने उन्हें पैसे नहीं दिए, उन्होंने सहारा लिया आरटीआई का। और कैसे जंग जीता, देखते हैं इस स्टोरी में। भ्रष्टाचार ने आजाद देश के गरीबों को भी छोड़ा नहीं है। पटना से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है नदौल मुसहरी गांव। गांव के गरीबों को इंदिरा आवास योजना के तहत 45,000 रुपए दिए जाने थे, ताकि गरीबों के सर पर भी पक्की छत हो। लेकिन अधिकारियों ने पैसा जारी करने के लिए भी रिश्वत मांगी। गरीबों को सुनने वाला कौन था? और तब इन्होंने आरटीआई का सहारा लिया और भ्रष्टाचार का आरटीआई से भंडा फोड़ा। आरटीआई ने न सिर्फ भ्रष्टाचारियों के मंसूबों पर पानी फेरा, बल्कि इन गरीबों को इंदिरा आवास योजना की पूरी राशि भी दिलवाई।
तो ये हमारी स्टोरी थी और पुष्पा हमारे साथ हैं जिन्होंने किसी बड़े सरकारी स्कूल में किसी प्राइवेट निजी स्कूल में एडमिशन के लिए एक पैसा नहीं दिया, डोनेशन नहीं दिया और आरटीआई से अपना हक हासिल किया। पुष्पा जी, कैसा रहा आपका यह अनुभव? आपका बच्चा इस वक्त एक बड़े निजी स्कूल में पढ़ रहा है, कैसी चल रही है उसकी पढ़ाई? पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी चल रही है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ और शुरू में जब मैं आई थी मेरा एक ही इरादा था कि मैं शहर जाऊं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाऊं। तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए अक्सर गांव से आई थी कि मैं अच्छे शहर में जाऊंगी, अच्छी शिक्षा पढ़ेंगे तो मेरे बच्चों को भविष्य उज्जवल होगा, पढ़ के वो कुछ भी अपना अच्छा काम करके और अपना जीवन प्रक्रिया अच्छा सा चला सकता है। कभी आपने सोचा था इतने बड़े स्कूल में आपका बेटा जाएगा, बच्चा जाएगा पढ़ने, जहाँ पे देखिए, बड़े बड़े बाबुओं के, बड़े बड़े अफसरों के, पैसे वाले लोगों के बच्चे जाते हैं, जहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, इस तरह कभी सोचा था? जी, मैं बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी। रोज स्कूल जाती तो गार्ड क्या कहते थे, जाओ जाओ बाहर चले जाओ। तुम आके से गई, तुम स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने हिम्मत सोचा भी कैसे? तुमने कैसे सोचा? तुम तो सलम बस्ती में रहते हो, झुग्गी बस्ती में रहते हो, आप तो क्या चीज हो, आज स्कूल के गेट पे भी आ गई हो, आपका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको कोई आपका बच्चे का एडमिशन हो किसी ने कह दिया और आपने आवेदन कर दिया। लेकिन मुझे ये लगता था कि नहीं, जब मेरा बाकी के बच्चे जाते हैं और सरकार ने ये किया भी है कि भैया 25% सीटें मिलेगी, तो मैं भी तो उसी दायरे में आ रही हूँ, मेरे बच्चे को क्यों नहीं मिलेगा? उसके बाद में जब मुझे ये सूचना का अधिकार कानून का पता चला और मैं से एक आरटीआई फाइल की। सर आरटीआई फाइल की मुझे आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ दिक्कतें तो इतनी आई थी कि बहुत समस्या आई थी मेरे साथ एक आरटीआई फाइल करने के लिए। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं आज आरटीआई लगा के जाऊंगी और मेरे बच्चे का देखती हूँ कि होता है कि नहीं होता है। पैसा तो मैं किसी को देने वाली नहीं हूँ। मुझे ये भी पता चलता है कि इतनी डोनेशन लगता है और आप कैसे इतनी बड़ी पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते हो, कहाँ से लाओगी इतना पैसा? और एडमिशन फीस भी होती है, डोनेशन भी देना पड़ता है और हर महीने पैसा तो आप नहीं करवा पाओगे। मगर कोई बात नहीं, मैंने आवेदन किया, मैं देखती हूँ। जब मैंने इस कानून का इस्तेमाल किया सर, वो दिन मेरे लिए कितना अच्छा था। अगर आज ये आरटीआई एक्ट नहीं आता तो भविष्य में मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे बच्चा उस स्कूल में दाखिला होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सिस्टम ऐसा हो गया है जहां बिना भ्रष्टाचार के आपका काम नहीं हो सकता, लेकिन ये सिस्टम, ये व्यवस्था बदल सकती है अगर आप पहल करें तो। बहुत सारी पहल देश भर में हुई हैं, मनरेगा को लेकर पहल हुई है, इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल को लेकर डॉक्टरों के बीच एक पूरा भ्रष्ट सिस्टम बन गया था। आरटीआई ने उस सिस्टम को भी तोड़ा है और साथ साथ जेलों में जो विचाराधीन कैदी बंद थे उनके लिए भी व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत सिर्फ आरटीआई से हुई है। कैसे, देखते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की इस रिपोर्ट में। खुली हवा में सांस लेना, बिना रोक टोक घूमना, अपने हक और अधिकारों का खुलकर प्रयोग करना, यही आजादी है। जो जेल में है उनके भी हक और अधिकार है। शैलेश गांधी की आरटीआई से एक ऐसी ही जानकारी आई जिसमें सरकार ने सन 2006 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बदलाव किया कि जेल में जो विचाराधीन कैदी बंद हैं और वो अपनी सजा की आधी मियाद काट चुके हैं, वो भी पर्सनल बॉन्ड भर के रिहा किए जा सकते हैं। सूचना अधिकार कानून से जवाब आने के बाद महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा जेलों में विचाराधीन कैदियों की लिस्ट लगा दी गई। देश की जेलों में आज भी 70% से ज्यादा विचाराधीन कैदी बंद हैं। आरटीआई से इस खुलासे का सबसे ज्यादा फायदा गरीब कैदियों को हो रहा है। इसके साथ ही वो कैदी भी फायदा उठाएंगे जो छोटी धाराओं में बंद हैं। आखिर क्यों मानवीय संवेदनाएं खोती जा रही हैं? क्यों इंसान पैसों की लालच में हैवान बनता जा रहा है? जो डॉक्टर जीवन देने का काम करते हैं, जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है, वही डॉक्टर गरीब मरीजों पर ड्रग ट्रायल करते हैं। इस ड्रग ट्रायल पे न उन मरीजों से पूछा जाता है, ना ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन ली जाती है, लेकिन पैसे के आगे सब अंधे हो जाते हैं। सूचना अधिकार कानून से जब जवाब आया तो देश में हड़कंप मच गया और उस जवाब से सरकार ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया है। 15 अगस्त 1947 को देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली। पराये बंधनों से देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता तो मिली, पर इंसान आज भी अपनी ही ख्वाहिशों का गुलाम बनकर रह गया है। पैसों के लालच ने इंसान को बेदर्द और बेरहम बना दिया है। क्लिनिकल ट्रायल, ड्रग ट्रायल, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे
करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लिपटा है। इंदौर के रहने वाले डॉक्टर आनंद ने सूचना का अधिकार कानून से जो खुलासे किए, उसने सभी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर के रख दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा से लेकर देश की संसद तक कोहराम मच गया। मरीजों को पता भी नहीं था कि जिस डॉक्टर से वे अपनी बीमारी की दवा ले रहे हैं, वो डॉक्टर चुपके चुपके उन पर दवाइयों का परीक्षण कर रहा है। विदेशी कंपनियों से साठगांठ करके ये डॉक्टर करोड़ों रुपए के बारे न्यारे कर रहे हैं। एक मरीज पर परीक्षण 1 लाख रुपए। यहाँ पर करीब 3500 से ज़्यादा मरीजों पर ट्रायल किया गया, जिसमें 1800 से ज़्यादा बच्चे थे और 81 लोगों पर अत्यंत गंभीर दुष्प्रभाव हुए, जिसमें 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। और प्राइवेट सेक्टर्स में भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर ट्रायल हुए हैं, जहाँ कम से कम 10 मौतें रिपोर्ट की गई हैं और इंदौर एक तरीके से ड्रग ट्रायल की राजधानी बन गया है। आरटीआई के खुलासे से पता चला है कि 2600 से ज्यादा मौत ड्रग ट्रायल में हुई। अकेले इंदौर शहर में 83 से ज्यादा लोग क्लिनिकल ट्रायल का शिकार हुए। सूचना का अधिकार ने जो खुलासा किया, उसके बाद सरकार ने क्लिनिकल ट्रायल को लेकर कई कड़े नियम बनाने की बात कही है। चालबाजी और मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों और विभागों से सूचना का अधिकार कानून एक नई आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। केंद्र सरकार ने आम लोगों के और खासकर गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन भ्रष्टाचारियों की नज़र उस पर गड़ी हुई है। जी हाँ, मनरेगा एक ऐसी योजना थी, केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, एक अच्छी योजना थी जिससे गरीबों के मुंह में नेवाला जाता और उससे पेट भरता, और ना ही सिर्फ पेट भरता बल्कि बच्चे पढ़ लिख सकते थे और उनका जीवन यापन सुख में गुजर सकता था। लेकिन बिहार में मनरेगा के तहत जो काम किए, महीनों काम किए जो मजदूर, उनको सिर्फ 3 रुपये और 10 रुपये हाथ में थमाए गए। लेकिन जब सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल हुआ, आरटीआई से जब खुलासा हुआ, तब उन पर कार्रवाई हुआ। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की आजादी आजाद रहने के लिए थी, हक और अधिकारों के सुखद एहसास के साथ जीने के लिए थी। पर देश का आम आदमी आज भी अपने हक और अधिकारों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। मनरेगा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, लेकिन ये योजना भ्रष्टाचार से दम तोड़ रही है। पटना का मुसहरी ग्राम सभा, यहाँ के लोग खुश थे कि उन्होंने मनरेगा के तहत कई महीनों तक काम किया, पर बात जब पैसे लेने की आई तो पता चला कि काम 30 दिन किया और पेमेंट 3 दिन का। बाकी उनकी मेहनत की कमाई ग्राम प्रधान, सीडीओ, जिले में बैठे अधिकारियों के जेब में चली गई। ढेर मरे हुए हैं, जिनमें 10-15 से ऊपर होंगे, उसके नाम पर नहीं है। ढेर काम नहीं हुआ, उसका भी निकासी हो गया। जितना काम भी लेबर लोग किए, उसका नहीं आज तक माने पासबुक मिला है, नहीं ढेर के जॉब कार्ड मिला है। जब गांव के सामाजिक कार्यकर्ता ने आरटीआई डाली तो सारा मामला सामने आ गया। जनता आंदोलित हो उठी। आरटीआई से जो मनरेगा में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, वो खबर जानने का हक प्रोग्राम में दिखाने के बाद बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने ऑडिट के आदेश दे दिए। जांच के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। आजादी के बाद देश को मिले मजबूत आरटीआई कानून से समाज में बदलाव साफ देखे जा रहे हैं। तो ये स्टोरी आपने देखी किस तरह से सिर्फ छोटे छोटे काम नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का भी काम आरटीआई के जरिए हो रहा है। अशोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुल मिलाकर आपको अब क्या लगता है कि जो देश के इस वक्त जो हालात हैं उसमें सूचना का अधिकार कानून है, किस हद तक प्रभावी हो रहा है व्यवस्थाओं को बदलने में? वो समझाने में समय लगता है, और जब वो करते हैं इस कानून का इस्तेमाल, तो बाद में जब 1 महीने बाद जवाब आया या नहीं आया, उसके बाद अपील हुई नहीं हुई, उसके आधार पर जब उनका काम होता है तो उसको बहुत खुशी होती है। और व्यवस्था में जब देखा जाए इसको, सूचना का अधिकार कानून को, कि व्यवस्था परिवर्तन में कितना ये मदद कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि अब शुरुआत हो गई है। अब जैसे जैसे कानून की जानकारी लोगों को होने लगी है, तो वैसे व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा है। क्योंकि क्या था कि पहले हम लोग कोई भी शिकायत करते थे
तो वो शिकायत कूड़ेदान में जाती थी। तो अब क्या हो रहा है कि अगर हम कोई शिकायत भी डालते हैं तो अधिकारी लोग उसको संभाल के रखते हैं कि कल को ये पलट के ये ना पूछ लें आरटीआई में कि मेरी शिकायत गई कहाँ। आरटीआई से लोग डरने लगे, इसलिए सिस्टम थोड़ा सा बदलने लगा है। पुष्पा जी, आपसे आखिरी बात, आपको लगता है लोग कहते थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, आज आपको लगता है कि आप एम्पावर्ड हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास आप सशक्त महिला हैं, आपने अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में इस तरह से एडमिशन दिलाया, आपको इस ताकत का एहसास होता है? सर देखिए, बच्चे को एक ही को नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। 2005 में तो बड़े वाले का करवाया था, इसी तरह मैंने 2006 में उससे छोटा बेटा एक और अच्छा, उसका भी? तो उसका भी मैंने करवाया। तो वही प्रक्रिया थी। और आज आपको मैं ये बताऊं, मेरा ही सुधार नहीं हुआ, बाकी हर साल हर जो भी चाहता है और हर बस्ती के लोगों का हमारे यहाँ एडमिशन होने लगा। यानी अब आप बाकी महिलाओं को, बाकी लोगों को, गरीब बच्चों को आप बताती हैं कि वो इस तरह से जाएं एडमिशन लें? जी, उनको अब दिसंबर में एडमिशन होता है और जनवरी में उनके बच्चे अच्छे से जाने लगते हैं। इतना अच्छा पढ़ाते हैं टीचर भी, कोई भेदभाव नहीं है। आज़ादी का जश्न हम तभी मना सकते हैं जबकि हम इस तरह से सबको उनका जो हक है उनका हक हासिल हो और आम आदमी को उसकी ताकत मिले, तभी हम आज़ादी का जश्न मना सकते हैं। और यही आज़ादी का मूल मंत्र भी है, मूल भाव भी है। लेकिन साथ साथ आज जबकि हम आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इस आज़ादी को कायम रखने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको हम ना भूलें, चाहे वो सीमा पर खड़े सिपाही हैं जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, या फिर क्रांतिकारी, या फिर वो आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने इस कानून को बनाए रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चलते चलते हमारी तरफ से श्रद्धांजलि ऐसे सभी क्रांतिकारियों को, ऐसे सभी आरटीआई एक्टिविस्टों को, ऐसे सभी जवानों को जिन्होंने हमारी आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। जो शहीद